हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्यूशन बाई पीजे में। चलिए स्टार्ट करेंगे आज जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल विस्तार से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं और आज पांचों ऑप्शंस के साथ आपके लिए प्रश्न लाया गया है। ए में है सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन से। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्यों? चूंकि सैयद अहमद अली खां क्या थे, अलीगढ़ आंदोलन के ही क्या थे, प्रवर्तक थे। और हमसे यहाँ पर सही नहीं है पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर बी की बात करें तो बी क्या है, सैयद अहमद बरेलवी, जो कि किस आंदोलन से संबंधित थे, तो बहाबी आंदोलन से। तो ये भी क्या था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ये भी सही है। साथ ही साथ ध्यान देते हुए चलना है कि कौन किस आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। ठीक। सी की बात करें, अबुल कलाम आजाद, जो कि क्या दिया हुआ है, देवबंद आंदोलन। तो ये क्या है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है और हमसे यहाँ पर गलत ही पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चूंकि अबुल कलाम आजाद जो थे देवबंद आंदोलन से क्या हो जाएगा, संबंधित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। यहाँ मिलान नेता का ही दिया गया है कि कौन किस आंदोलन के नेता से संबंधित हो जाएगा। ठीक। तो ये देवबंद आंदोलन दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। वही अगर बात करें देवबंद आंदोलन की, तो क्या ध्यान रख सकते हैं, तो देवबंद आंदोलन की अगर हम बात करें, देवबंद आंदोलन, ध्यान रखिएगा देवबंद आंदोलन से कि ये क्या था, उत्तर प्रदेश के यूपी के सहारनपुर में। हो सके आपसे इस तरह से प्रश्न ही पूछ लिया जाए कि सहारनपुर के देवबंद नगर से क्या हुआ था, ये धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था। कैसा आंदोलन था, तो धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था। तो हो सके आपसे देवबंद आंदोलन के बारे में इस तरह से पूछ लिया जाए। और हाँ, क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं बात करें ऑप्शन ए में जो अलीगढ़ आंदोलन है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, मुस्लिम समाज को पाश्चात्य शिक्षा से जोड़ना। ठीक। और जो बहावी आंदोलन था, इसका उद्देश्य था इस्लाम के शासन को स्थापित करना। तो बस ये जानकारी के लिए आपको बता दिया गया। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। बेस्टला निम्न में से किस ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह है। और ये सब प्रश्न आपके टीआरई में पूछे हुए प्रश्न हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, तो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। इससे संबंधित आपको एग्जाम में और पूछ सकता है। तो बेस्टला की अगर बात करें तो ये शनि ग्रह का प्रमुख उपग्रह हो जाएगा। किसका, तो शनि। ये बात हो गई। चूंकि ध्यान रखिएगा शनि ग्रह में क्या है, आपको ध्यान रख लेना है कि सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह, शनि के पास है। और किसके पास है, शनि और बृहस्पति के पास है। शनि और बृहस्पति ग्रह के पास है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। अगर संख्या भी पूछते तो शनि के पास ध्यान रखिएगा 146 और बृहस्पति के पास बात करें तो 95 के पास है लगभग में। ठीक है। अगर हम बात करें मंगल ग्रह का, पूछ लिया जाता है काफी बार। क्या पूछ लेता है आपसे, इसके प्रमुख उपग्रह का नाम। तो फोबोस एवं डिमोस कौन हो जाएगा, तो फोबोस एवं डिमोस। ध्यान देते चलिएगा एक एक पॉइंट को और नोट डाउन भी कोशिश करिए कि करते चलिए। ठीक। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति ग्रह की जब बात आई है तो उसका भी देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि बृहस्पति ग्रह का प्रमुख उपग्रह नाम, तो कुछ उपग्रह हैं जो प्रमुख हैं, तो उसका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे में क्या, गैनीमेड, क्या हो जाएगा, गैनीमेड हो गया एक।
और ध्यान रखिएगा एक यूरोपा हो गया, और क्या हो जाएगा, कैलिस्टो हो गया। ये सब क्या है, प्रमुख उपग्रह है। जबकि अभी बताएं कि इसकी संख्या कितनी है, 95 के पास आसपास है, ठीक। लेकिन यहाँ जो ये प्रमुख है वो नाम आपको बताया गया है। बाकी चलिए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? चूंकि जीके जीएस का प्रश्न है तो आपको सारे विषय का प्रश्न शामिल किया गया है, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें किलिमंजारो, ध्यान दीजिएगा, ए में है सक्रिय ज्वालामुखी, बी में है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और सी में है मृत ज्वालामुखी, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका? तो मृत ज्वालामुखी का। मृत ज्वालामुखी का मतलब यहाँ पर देखिए, इसको शांत ज्वालामुखी भी लिख सकता है। क्या? शांत ज्वालामुखी। और सारे बिहार शिक्षक भर्ती में ये पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक। अगर बात करें शांत ज्वालामुखी का, तो और कुछ उदाहरण जान लेते हैं, पूछ लिया जाता है, या मृत ज्वालामुखी का उदाहरण ही पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। तो ध्यान में होना चाहिए, एक तो किलिमंजारो आपको ध्यान रहेगा ही, साथ ही जैसे कि ध्यान रखिएगा एक पोपा, काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये पोपा कहाँ का? म्यांमार का, ठीक। उसी तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, और क्या, एकांका गुआ, एकांका गुआ जो कहाँ का? अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना का। तो ये सब ऐसा ज्वालामुखी है जो क्या है, शांत ज्वालामुखी है या फिर मृत ज्वालामुखी है। इस एक और ध्यान रख सकते हैं, चिम्बोरांजो, कौन सा? चिम्बोरांजो, ये भी मृत ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। और चिम्बोरांजो की बात करें तो ये इक्वाडोर। तो ये आपको जानकारी महत्वपूर्ण बनेगी, ठीक। चलिए, हाँ, यहाँ पर याद आया, एक ज्वालामुखी से बराबर क्या प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, कौन सा स्तंभ? तो प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, ये पूछता है प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, वो कहा जाता है स्ट्राम्बोली को, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। हालांकि ये कैसा ज्वालामुखी है? तो ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये सब जो हम लोग देखे ये कैसा है? तो मृत या फिर शांत ज्वालामुखी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा करेंगे, जो कि होगा चौथा नंबर प्रश्न, और एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में कुल कितने लोग थे? यानी कि प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था उसमें कुल कितने लोग थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें कुल 3 लोग थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर बात करें, वो 3 सदस्य का नाम भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है। तो तीनों सदस्य का नाम आपको ध्यान में रख लेना है। पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस जो कि क्या था? अध्यक्ष था, मेन यही। उसके बाद बात करें तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स की बात आएगी। और एक सदस्य और कौन था? एबी एलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर। हो सके आपसे पूछ दे इन तीनों में से कौन था, कौन शामिल नहीं था, तो आपको पहले जानकारी रहेगी तब ना, इसलिए इसको लिख दिया गया, ठीक। और कैबिनेट मिशन के ही प्रस्ताव पर क्या हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसका? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, चूँकि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया था। और इसी पर क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन के ही प्रस्ताव पर और क्या हुआ था? संविधान सभा का भी गठन हुआ था, संविधान सभा का भी गठन किया गया था। हालांकि ये सब बेसिक जानकारी है, आपको पहले से पता भी होगी, लेकिन जो क्या है जरूरी है उसको जरूर ध्यान रखना है। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं।
राष्ट्रीय आंदोलन की किस घटना को गांधी जी ने हिमालय जितनी बड़ी भूल कहा था? बार बार बोल रहे हैं, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है और इससे संबंधित आपको और क्या प्रश्न मिल सकते हैं वो कराया जा रहा है। तो गांधी जी ने कहा था चौरी चौरा कांड को। किसको? चौरी चौरा कांड को। और ध्यान रखिएगा क्या कहा था? हिमालय जितनी बड़ी भूल। कथन वाला प्रश्न काफी पूछता है। ठीक। और ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था इसका वर्ष ध्यान रख लीजिएगा कि कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को। ठीक। हुआ क्या था कि ये आपको पता होगा, लेकिन जानकारी के लिए कि यूपी के गोरखपुर में ये जगह का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। चौरा चौरी गोरखपुर क्षेत्र के चौरा चौरी स्थान पर क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया गया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी, कितना? तो 22 पुलिसकर्मी की क्या हो गई थी? जलने से मृत्यु हो गई थी। और यही क्या कहलाया? चौरी चौरा कांड। इसका डेट जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक। और सुभाष चंद्र बोस से अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने चौरा चौरी कांड को क्या कहा था, ये भी पूछ ले सकता है। तो राष्ट्रीय विपदा कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रीय विपदा। तो अगर पूछे कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, तो ये तो आपसे प्रश्न पूछा भी गया है। आपको सुभाष चंद्र बोस का ध्यान रख लेना है कि चौरी चौरा कांड को इन्होंने राष्ट्रीय विपदा कहा था। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। वर्ष 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष कितना? 1907, ये भी ध्यान रखना है, प्लस आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम भी ध्यान रखना है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो ये क्रांतिकारी तारक नाथ दास द्वारा। किसके द्वारा? तो तारक नाथ दास के द्वारा। ठीक, ये एक पॉइंट हुआ। वहीं अगर बात करें तो कहाँ किया गया था? तो कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। ठीक, ये बात हो गई। और अगर बात करें तारक नाथ दास से एक प्रश्न काफी पूछ लिया जाता है। इन्होंने फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र, ये लीजिए, रुक जाइए, ये सब होते रहता है। 6 नंबर पे बात करे थे फ्री हिंदुस्तान क्या हो जाएगा? फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र। अगर पूछे कि फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र किसने निकाला था, तो ये भी तारक नाथ दास जी से ही संबंधित हो जाएगा, पूछा गया है। ठीक। लेकिन अगर यहाँ 1907 था ईस्वी, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना में क्या हो जाएगा? तारक नाथ दास जी। लेकिन अगर यही वर्ष 1942 में पूछे तो देखिए कितना कंफ्यूज करता है। अगर 1907 रहेगा तब तो तारक नाथ दास जी होंगे, लेकिन अगर पूछ दे कि वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तब आपको नाम क्या ध्यान रखना है? रास बिहारी बोस। ठीक। और यहाँ देखिए ऑप्शन में ये भी मौजूद है, तो आपको प्रश्न ध्यान से, तो हो सके ये तो पूछ लिया है, अगला बार आपको टीआरई 4 में ये पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना है, साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो 7 नंबर की अगर हम बात कर ले तो ये कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तट पे। ठीक। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है? आंध्र प्रदेश, बी में है केरल, सी है गुजरात और डी है एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तभी आपको आंसर हम क्या बताएं कि भारत का जो पहला समुद्री ग्लास ब्रिज बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए ये मौजूद नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई।
तो कभी कभी ऑप्शन ई भी महत्वपूर्ण रोल निभा देता है, लेकिन जिसको याद रहेगा वही सही कर पाएंगे। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इसमें कुछ पॉइंट याद नहीं रखना है, 1 नंबर के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि करेंट का ये क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले ये चैनल संबंधित जानकारी आप ही लोग के लिए लगाई जाती है, तो आप लोग देख लिया कीजिए। कुछ इस क्लास से संबंधित, इस चैनल से संबंधित प्रश्न हो, सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया करें। साथ ही अगर आपको पसंद आए, क्लास हमारी पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे जीके जीएस का निचोड़ आपको एनसीईआरटी बेस्ड दिया जाता है, तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं जीके जीएस के अगले प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। ये पहला है तो ये 23 अगस्त को। कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को मनाया गया है। ठीक, वही बात करें, हालांकि ये करंट 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे 25 में पूछ लिया जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, थीम काफ़ी पूछ लिया जाता है डेट के साथ। तो 2024 का थीम क्या रहा था? तो ध्यान दीजिएगा, क्या था थीम था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। चंद्रमा को, वो ऑप्शन आप जब देखेंगे ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा। चंद्रमा को छूते हुए क्या करना? जीवन को छूना। ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि चंद्रमा को देखिए, छूइएगा तो जीवन को छूना ही हो गया ना, इसलिए। ठीक, तो ये बात आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। एक डेट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 29 अगस्त। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये 2024 का थीम याद रखना है। भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, ये ध्यान रखना है। और ये इसका, चलिए इसमें इतना काफ़ी है, आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? वर्तमान की बात हो रही है, किनकी? तो अजय बंगा का। तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व बैंक संगठन के अध्यक्ष हैं। किसके? तो विश्व बैंक संगठन के अध्यक्ष। चूँकि जून 2023 में ही ये अजय बंगा जो हैं विश्व बैंक के क्या थे, 14वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इसमें आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस नाम ध्यान रख लेना है। प्लस विश्व बैंक से आपसे ये पूछ सकता है, विश्व बैंक से आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि कितना देश शामिल है टोटल। तो कुल इसमें 189 देश शामिल है। कितना? कुल 189 देश शामिल है। ठीक, और अगर विश्व बैंक का आपसे मुख्यालय पूछ ले, तो मुख्यालय की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। तो मुख्यालय भी कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए आगे की बात करेंगे अब 10वें नंबर प्रश्न पे। और बार बार बोल रहे हैं कि आप क्लास को पूरा देखा कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछा करें, कमेंट किया करें। 10 नंबर पे चलते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? सारे प्रश्न ये पूछे हुए हैं, टीआरई के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, ये बात हो गई। अब उसी तरह से ये तो पल्सर के बारे में जान गए, चूँकि पल्सर कण या तारा अभी हम लोग जान गए, चूँकि ये घूमते न्यूट्रॉन तारा है और उच्च ऊर्जा वाले। कैसे हैं? तो उच्च ऊर्जा वाले। अगर इसका आपसे खोजकर्ता पूछ ले अगला बार तो प्रश्न कि इसका क्या कहता है, खोजकर्ता कौन है पल्सर का? जी, खोजकर्ता कौन है? यहाँ हमसे क्या पूछा गया है? पल्सर। पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे। तो पल्सर के खोजकर्ता अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, जैकोलिन बेल।
जैकोलिन बेल। ठीक, ये बात हुई। उसी तरह से एक और नाम ध्यान रखिएगा, कौन सा तारा या कण का, तो क्वासेसर पूछ सकता है, क्वासेसर। ठीक, तो क्वासेसर तारा का क्या है भाई, तो ये ब्रह्मांड में स्थित सबसे चमकीला सक्रिय वस्तु है। ठीक, और अगर इसका खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता का पूछ ले तो कर्ल जेंस्की। कौन हो जाएंगे, कर्ल जेंस्की। एक और ध्यान रख लीजिएगा, तारा या कण कौन सा, मेसॉन का, मेसॉन। ठीक, तो मेसॉन का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, युकावा। हो सके मिलान के रूप में पूछ दे कि कौन किसका खोज करता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, चूंकि ये मेसॉन क्या, जो नाभिक में न्यूट्रॉन एवं क्या कहता है, प्रोटॉन के बीच क्या करता है, बल इसी के कारण लगता है, मेसॉन, और उसी का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, युकावा। आगे की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ठीक, देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। ए है कैलोरी, बी है वाट सेकेंड, सी है किलोवाट घंटा, और डी है एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। ये बात आप क्या कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। वहीं साथ ही साथ ये भी नोट डाउन कर सकते हैं क्या, कि एक किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। देखिए, ये तो पूछा हुआ सारा प्रश्न है प्रीवियस ईयर, जो आपको रिवीजन के रूप में दिया गया है, लेकिन इससे और क्या आगे आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, वो आपको सॉल्यूशन के रूप में दिया जा रहा है। तो ये बात हो गई, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, अगर आप विद्युत ऊर्जा का कभी सूत्र पूछ दे, चूंकि अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंदी रहता है, ऊपर से आपको फैक्ट रिलेटेड पूछता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो विद्युत ऊर्जा जिसको ई से सूचित करते हैं, ठीक, एनर्जी को ई से ही सूचित करते हैं। तो अगर बात करें इसका सूत्र पूछ ले तो ध्यान रख सकते हैं, शक्ति गुना विद्युत, शक्ति गुना विद्युत युक्ति तंत्र, सॉरी यंत्र जी, तंत्र नहीं, विद्युत युक्ति यंत्र, और गुना क्या हो जाता है, समय, और बटा में क्या हो जाएगा, 1000। हो सके आपको ये फॉर्मूला दिया रहे, अब पूछ दे किसका फॉर्मूला है, तो आपको याद रहेगा तब ना। वहीं और कुछ अगर इसमें पॉइंट की बात करें कैलोरी पे, तो कैलोरी से आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं क्या, कि 1 कैलोरी की अगर बात आती है तो कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये होता है 4.2 जूल के बराबर। कितना, तो 4.2 जूल के बराबर जैसे जूल को सूचित किया जाता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे की बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, पूछा जा रहा है। कई बार हम आपको अच्छे से बताएं कि जैविक क्या होता है, अजैविक क्या होता है, यहाँ आपसे वही पूछा गया है कि कौन सा जैविक घटक नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो वायु और मृदा जो हुआ, ये जैविक घटक नहीं है। ठीक, तो जब 2 ऑप्शन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। तो वायु मृदा क्या है, जैविक घटक नहीं है। वहीं आपको कई बार हम बता चुके हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो बात आती है तो इसके जैविक घटक में पादप आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे, और क्या कहता है, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में क्या होंगे, शामिल होंगे। हमसे यहाँ नहीं पूछा गया था। ठीक, और इनको भी 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। कितना श्रेणी में, तो 3 श्रेणी में। और वही 3 श्रेणी कौन कौन होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, हालांकि ये सब आपको मैराथन क्लासेस में भी डिटेल से बताया गया है, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। ठीक,
तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। एक होता है कार्बनिक पदार्थ और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। चूंकि वो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है, अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। अजैविक घटक में जो होता है दो प्रकार, ये जैविक घटक का 3 श्रेणी हुआ, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। लेकिन अजैविक घटक का कौन सा हो जाता है, तो एक हो जाता है अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, और एक हो जाता है कार्बनिक पदार्थ, 2 श्रेणी के रूप में। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। हाँ, एक प्रश्न आपसे क्या पूछ लेता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। तो एजी टाउंसले ने, किसने किया था, तो एजी टाउंसले। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे वो आपको जरूर कराए जाएंगे। अब आइए 13 नंबर प्रश्न पे। क्या है 13 नंबर प्रश्न, झारखंड के रारू नदी से संबंधित निम्न में से कौन सा जलप्रपात है। ए है साडनी जलप्रपात, बी है दसम जलप्रपात, सी है गौतम धारा जलप्रपात, या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गौतम धारा जलप्रपात। और ध्यान रखिएगा किससे संबंधित हो जाएगा, तो झारखंड के रारू नदी से संबंधित हो जाएगा। ठीक, वही बात करें दसम जलप्रपात का, तो दसम जलप्रपात जो है ये झारखंड में ही है। कहाँ है, झारखंड में ही है, लेकिन किस नदी पर है, तो काची नदी पर। तो आगे प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। वही बात करें ऑप्शन ए था हमारा साडनी जलप्रपात, तो ये भी झारखंड में ही है, लेकिन ये किस नदी पर है, तो शंख नदी पर है। किस नदी पर, तो शंख नदी पर। तो सारे देख, एक चीज तो क्लियर हो गया कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन में थे झारखंड के ही थे, लेकिन नदी से संबंधित पूछा गया था, तो तीनों नदी आपको पता चल गया। चलिए आगे की बात कर, हाँ चलिए कुछ और जलप्रपात जो पूछ लेता है, जैसे हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये भी कहाँ है, तो रांची जिला में स्थित है, लेकिन किस नदी पर, तो स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर। विश्वास ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का बना के देखिए, प्रश्न आपको देखेंगे कि पूछता है या हम ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर बात करें, एक ध्यान रख सकते हैं हिरनी जलप्रपात, नाम सुने हैं हिरनी जलप्रपात। तो हिरनी जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। तो ये सब सारे आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे, बिहार में जल्ला क्षेत्र निम्न में से कहाँ है। कौन सा क्षेत्र, तो जल्ला क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा ये पटना के निकट ही है जल्ला क्षेत्र। तो जो भी पटना के निकट रहते हैं अब जान जाइए कि क्या है, जल्ला क्षेत्र इसके निकट है। ठीक, और अगर हम बात करें तो और क्या बोल सकते हैं, पटना के निकट जो भी ऐसे गर्त को, जो जल्ला क्षेत्र है, तो मोकामा के निकट अगर बात करें तो मोकामा के निकट ऐसे गर्त को टाल क्षेत्र क्या कहा जाता है, टाल क्षेत्र। जैसे जल्ला क्षेत्र हुआ ना पटना के निकट, तो मोकामा के निकट टाल क्षेत्र। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करिएगा तो पश्चिम बंगाल में ऐसे गर्त को क्या कहता है, बील क्षेत्र। तो हो सके अगला TR4 में आपको ये प्रश्न दिख जाए तो छोड़ना नहीं है, ध्यान से लिखते हुए चलना है। तो इसमें और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। किसकी बात हो रही है, तो नेपाल की। तो पर्यटन राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको जरूर ध्यान देना। तो ये कौन सा हो जाएगा, पोखरा को किया है। किसको, तो पोखरा को। लेकिन यही प्रश्न अगर रहे कि आधिकारिक क्या कहता है, आधिकारिक राजधानी, आधिकारिक
ऑफिशियल राजधानी कौन सा हो जाएगा, तो काठमांडू हो जाएगा नेपाल का। तो ये बात भी देख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन हो जाएगा, काठमांडू। और काठमांडू से एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको कहा जाता है मंदिरों का शहर। क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का शहर कहा जाता है काठमांडू को। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। साथ ही साथ आपको काठमांडू से और क्या ध्यान आता है कि सार्क का मुख्यालय, किसका मुख्यालय, तो सार्क का मुख्यालय। तो ये भी कहाँ स्थित है, काठमांडू में ही स्थित है, काठमांडू। और सार्क की अगर बात करें तो ये इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में। अब आप लोग इसका एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में क्या देना है आपको कि सार्क में कितने देश हैं, ये आपको बता दीजिएगा। जिनको भी आता हो प्लीज कमेंट में आंसर दे दिया करें। सीधे बढ़ेंगे 16 नंबर पे। भारत सचिव पद की शुरुआत किस अधिनियम से की गई थी। देखिए पॉलिटी का भी प्रश्न अब आपके लिए ला दिया गया, सारा मिक्स करके लाया गया है। तो भारत सचिव पद की जो शुरुआत हुई थी ये 1858 भारत शासन अधिनियम से की गई थी। और अधिनियम से एक प्रश्न रहता ही रहता है पॉलिटी का और अनुच्छेद, तो ये सब हल्के में नहीं लेना। देखिए ये पूछा हुआ ही प्रश्न है। वहीं बात करें तो इसी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही क्या हुआ था, काफी बार पूछा जाता है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर क्या हुआ था, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत, तो ये भी 1858 के तहत। और इसी अधिनियम के तहत और क्या हुआ था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और किसकी बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो अधिनियम काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। और भारत सचिव पद का शुरुआत हुआ था ये भी ध्यान रख लेना है। आगे की चर्चा कर ले 17 नंबर प्रश्न पे। भारत शासन अधिनियम, फिर से अधिनियम संबंधित आ गया। 1935 द्वारा ब्रिटिश भारत के कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था का उपबंध किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये कितने का किया गया था, 6 राज्यों का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चूंकि 1935 के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में क्या हुआ था, द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था का उपबंध किया गया था। अगर आपको वो 6 प्रांत जानना है तो लिख लीजिए, बॉम्बे, बंगाल, और कौन था, बिहार, असम। हो सके पूछ देता है कि इनमें से कौन नहीं था, तो आपको पहले पता होना चाहिए, मद्रास और संयुक्त प्रांत। तो ये 6 प्रांत में व्यवस्था किया गया था, ये बात हो गई। हाँ, अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर से आपके लिए, जवाब जरूर दिया कीजिए, आप ही लोग का रिवीजन होगा कि वर्तमान में आपको ये बताना है कि वर्तमान में कितने राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। और कई बार डिटेल में आपको ये पॉलिटी के प्रश्न में करवा भी चुके हैं। तो आप लोग भी आंसर फटाफट दिया कीजिए जो पूछा जाता है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। आगे की बात कर लें जो कि होगा 18 नंबर प्रश्न। और ये एक बार फिर चैनल संबंधित जानकारी, तो यही कहना चाहेंगे कि सॉल्यूशन बाय पीजे जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो एनसीईआरटी जीके जीएस का महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल से। पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ आप कमेंट जरूर किया करें। हमारी मेहनत रहती है, तो आप लोग से बस यही रहेगा कि सपोर्ट करा कीजिए। आपके लिए बहुत ही मेहनत से प्रश्नों का कलेक्शन लाया जाता है, और ये ना कि आपको फ्री जैसा दिया जाता है, बिल्कुल पेड जैसा कराया जाता है। एक बार विश्वास करके आप लोग जुड़ सकते हैं। आगे की चर्चा कर ले। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था,
तो ध्यान रखिएगा, इनको 1987 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1987 में। भारत रत्न से कई बार पूछ लेता है ये प्रश्न। और अगर हम बात करें तो इनको फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी इनको क्या क्या जाना जाता है। ये बात हो गई। आपसे एक चीज ये भी पूछ लेता है कि खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, यही हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये नाम भी क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की बात कर ले कि अगला प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला की सीमा, क्या है, बिहार के किस जिला की सीमा झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है कैमूर, बी है रोहतास, सी है गया, डी है एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए अगर कैमूर की हम बात कर रहे हैं तो कैमूर जिला का जो सीमा है इसका सिर्फ उत्तर प्रदेश से मिलता है। किससे? सिर्फ उत्तर प्रदेश से। हालांकि हमसे झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से पूछा गया है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। उसी तरह से अगर हम रोहतास की बात करें तो इसका सीमा झारखंड और क्या कहता है, यूपी दोनों से मिलता है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी था गया। तो अगर हम गया की बात करें तो इसका सीमा किससे मिलता है? तो इसका सीमा सिर्फ झारखंड से मिलता है। तो छोटा छोटा प्रश्न को ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है हमसे, झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलने वाला पूछ रहा था। ठीक, अगर यहाँ यूपी की बात आई है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यूपी से जो है, यूपी राज्य के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 8 जिलों की सीमा लगती है। कितने? तो 8 जिलों की सीमा लगती है। और झारखंड के साथ भी अगर ध्यान रखें तो झारखंड राज्य के साथ भी बिहार का क्या होता है, 8 जिला का सीमा लगता है। 8 जिला का सीमा लगता है, जिसमें रोहतास हुआ, औरंगाबाद हुआ, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सब आप लोग मैप से भी ध्यान में रख ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस हिस्से में है? बताइए, ये प्रश्न किनको नहीं पता होगा। सब क्या होगा, बिहार के किस हिस्से में है? तो नवादा में सबको पता है कि है, लेकिन अब इसमें आपको देखिए ऑप्शन किस तरह से दिया गया है। तो ये है बिहार के दक्षिण मध्य में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर ये पूछता कि बिहार के किस जिले में है, तब कहाँ हो जाएगा? तो नवादा जिले में स्थित है। नवादा जिले में स्थित है, दक्षिण मध्य में। ठीक, तो ये बात एक आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं आपको कुछ और की अगर बात करें, नवादा पहाड़ी में, नवादा पहाड़ी भी नवादा जिला हुआ और नवादा पहाड़ी में ही क्या है, बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात ककोलत जलप्रपात। हालांकि आपको बहुत सारे जलप्रपात हम पहले भी कई बार करा चुके हैं। ठीक, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। और हाँ, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कमेंट में आंसर उसका दिया करें और लास्ट तक देखा करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाया करें। 21 नंबर की बात करें, मंडल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? मंडल बांध परियोजना पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान दीजिएगा। ए है उत्तर कोयल नदी, बी है सोन नदी, सी है गंडक नदी, डी है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है उत्तर कोयल नदी पर स्थित है। ठीक, तो ये आपको कर लेना है नोट डाउन। और इसका शुरुआत जो है पहला बार 1972 में हुआ था, जो कि 1993 तक क्या रहा था, जारी रहा था। ठीक, बाद में क्या हुआ कि ये परियोजना जो है वन और पर्यावरण के कारण रोक दिया गया था। और ये झारखंड के पलामू, इस तरह से लिख सकते हैं कि झारखंड के पलामू जिला में उत्तर कोयल नदी पर है, अगर पूछेगा तो।
इसलिए इसको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। और इस परियोजना से झारखंड का अतिरिक्त बिहार का गया हुआ, औरंगाबाद जिला भी हुआ, ये सब लाभान्वित होंगे। और ये परियोजना कैसी परियोजना है, तो सिंचाई और बिजली परियोजना है, सिंचाई एवं बिजली परियोजना है, बिजली परियोजना है। तो आज का जीके जीएस का प्रश्न आपको कैसा लगा सॉल्यूशन, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी और विषय के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।